दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे ईट वेलकम टू डेरी के एपिसोड नंबर 4 के बारे में। अब तक हमने देखा कि चारों बच्चों ने भूतों के फोटोज खींच लिए थे। वो इन फोटोज को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर ये लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि उस मॉन्स्टर ने इन पर दोबारा से हमला किया था और इन्होंने उसके फोटोज भी खींच लिए हैं। लेकिन पुलिस वाले देखते कि फोटोज में तो इन्हें कोई भी भूत दिख ही नहीं रहा था, बल्कि दिख रहा था तो सिर्फ एक क्लाउन जैसी कोई चीज, जिसे कि पुलिस वाले कोई स्टैचू समझते हैं। जिसके बाद वो लोग इन बच्चों को यहाँ से भगा देते हैं। अब दूसरे दिन स्कूल में ये बच्चे लोग आपस में बातें करते हैं कि ईट ड्रैकुला की तरह होगा, जो कि आईने में नजर नहीं आता और इसी वजह से हम इसकी फोटो नहीं ले सकते। और ईट चाहता तो इन्हें कब्रिस्तान में भी मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया, जिसका एक ही मतलब है कि वो इनके साथ कोई खेल खेल रहा है। पर बड़े लोगों को ये बात वो आखिर बताए तो बताए कैसे। अब लिली उसी केयरटेकर के पास जाती है, जो कि उसे बताती है कि 30 साल पहले भी कई सारे बच्चे अचानक से लापता हो गए थे, लेकिन उस समय काफी गरीबी थी, तो लोगों को यही लगा कि बच्चे शहर छोड़कर भाग गए होंगे। पर लिली जो बता रही है वैसा तो कुछ भी उसके साथ नहीं हुआ था। लेकिन लिली को खोजबीन करते रहना चाहिए इस बारे में। उसके फादर कहा करते थे कि अगर आपके पास अच्छे दोस्त हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। वहीं पर दूसरी ओर शार्लेट के घर पे रोज आती है उससे मिलने, जो कि उसका फर्नीचर डिलीवर करने आई हुई होती है। ये लोग साथ बैठकर कॉफी पीते हुए कुछ बातें करते हैं, जिस दौरान शार्लेट रोज से पूछती है कि शहर से इतने बच्चे लापता क्यों हो रहे हैं। तो रोज इस पर उसे बताती है कि डेरी एक बहुत अच्छी जगह है, लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पर कुछ हादसे होते रहते हैं, तो थोड़ा तुम संभल के रहना। और वो उसे अपना नंबर भी दे देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डिक हेलोरेन और उसके साथियों को बैठने के लिए एक अलग से नई जगह मिल गई थी, जिसका नाम होता है ब्लैक स्पॉट। और यहाँ पर क्या होने वाला है इस बारे में फैंस को पता ही होगा। खैर अब ये जगह पूरी तरीके से इनकी होती है और यहाँ पर कोई भी इन्हें परेशान करने नहीं आने वाला था, पर इन्हें पहले यहाँ पर साफ सफाई करनी होती है। वहीं पर दूसरी ओर क्लास में बच्चों को बताया जा रहा था कि परमाणु बम गिरने पर क्या करना होता है और ऐसे टाइम पर इन्हें किसी चीज के नीचे छुप जाना चाहिए, बिल्कुल एक कछुए की तरह। इधर शार्लेट को पता चल जाता है कि विल रॉनी की मदद कर रहा है उसके फादर को जेल से छुड़ाने के लिए, और ये भी कि ईट ने उन पर हमला कर दिया था। जिसे सुनने के बाद शार्लेट विल को अपने दोस्तों से मिलने से मना कर देती है कि वो स्कूल से सीधा आपसे घर ही आएगा, ना कि उनसे मिलने जाएगा। शाम को शार्लेट हैनलन को बताती है कि विल एक लड़की रॉनी को लाइक करने लगा है, और हैनलन इशारे में पूछता है कि वो लड़की ब्लैक तो है ना, क्योंकि उस जमाने में ब्लैक लोगों को बहुत ही अलग समझा जाता था। तो ब्लैक लड़के का किसी गोरी लड़की को पटाना बहुत बड़ी बात थी। इसी वजह से किसी ब्लैक लड़के का किसी गोरी लड़की को पटाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। खैर हैनलन को अगले दिन छुट्टी थी, तो वो विल के साथ फिशिंग करने के लिए जाता है, क्योंकि वैसे भी वो अपनी फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता था। हैनलन अब चारा लेने के लिए अपनी कार के पास जाता है और विल नदी में अकेला था। तभी वो एक मछली को अपनी तरफ आते हुए देखता है और इसी दौरान ईट उसे पकड़कर पानी के अंदर खींच लेता है। ईट विल के फादर का रूप लेकर आया था और वो विल से कहता है कि तुम भी जलोगे। तभी हैनलन वहाँ पर पहुंच जाता है और विल को पानी से सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। विल अब उसे बताता है कि यहाँ पर डेयरी में कुछ बहुत बुरा है, और तभी वो दोनों एक रेड बलून को हवा में उड़ते हुए देखते हैं। तो वहीं दूसरी ओर शार्लेट भी चीफ वावर से मिलने पुलिस स्टेशन गई होती है कि उन्होंने फालतू में एक ब्लैक आदमी को पकड़ के रखा हुआ है। इस पर चीफ उन्हें बोलता है कि हैंक झूठ बोलते हुए पकड़ा गया है, हम कोई शैतान नहीं है जो कलर देख के किसी को अंदर कर दे। वो कहती है कि उसे हैंक से बात करनी है, जिस पर वावर्स उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो उसकी फैमिली मेंबर नहीं होती है, इसीलिए। वहीं पर शार्लेट फिर से हैंक के घर पे जाती है उसकी मदर से मिलने और बताती है कि वो एक एक्टिविस्ट है और उनका काम है ब्लैक लोगों की हेल्प करना। हैंक की मदर बोलती है कि उस रात वो घर पे नहीं था, पर वो कहाँ था ये सिर्फ वही बता सकता है। तो वहीं पर दूसरी ओर डिक और उसके साथियों ने उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लिया था। डिक जब कचरा फेंकने के लिए बाहर जाता है तो उसे कुछ होने लगता है और उसे फिर से अपनी दादी दिखाई देती है, जो कि उसे अपना ध्यान रखने को बोल रही थी। हमें शाइनिंग मूवी में भी पता चला था कि डिक की दादी के पास भी शाइनिंग वाली पावर थी, तो हो सकता है कि डिक उनकी आत्मा को देख रहा हो। तभी हैनलोन भी यहाँ पर आ जाता है और डिक से पूछता है कि इस टाउन में चल क्या रहा है। आज किसी चीज ने मेरे बेटे पर हमला किया था, वो लोग खुदाई में क्या खोज रहे हैं। तो डिक इस पर उन्हें कहता है कि उसे भी खुद नहीं पता कि वो लोग यहाँ पर क्या खोद रहे हैं और क्या खोज रहे हैं। वो भी हैनलोन की तरह सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता है। इधर विल अपने दोस्तों को बताता है कि उसे बुरे सपने आया करते थे कि उसके फादर का प्लेन वॉर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसमें वो जल जाएंगे, और इट भी बिल्कुल वैसा ही रूप लेकर उसके सामने उसे डराने आया था। अब विल सोचता है कि उसे ये बात कैसे पता कि उसे सबसे ज्यादा इसी चीज से डर लगता है और वो जब चाहे हमें मार सकता है, तो उसने अब तक हमें मारा क्यों नहीं। विल को अब एक चीज क्लियरली समझ में आ गई थी। वो कहता है कि जब इंसान या कोई भी जानवर डरता है तो उसके अंदर फियर हार्मोन्स बनते हैं, जो कि उनके ब्लड में मिल जाते हैं, और कुछ शिकारियों को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो वो पहले अपने शिकार को डराते हैं और फिर उन्हें बाद में मार के खाते हैं। शायद ईट भी इनके साथ यही कर रहा था। अगर ये बात बिल्कुल सच है तो ये लोग खुद को डरने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन लेली बोलती है कि एक तरीका है जिससे वो डर पे काबू कर सकते हैं। वो अपने मदर की कुछ गोलियां चुरा कर लेकर आती है और इन्हें दे देती है। जब उसकी मदर को स्ट्रेस होता था तो वो इस गोली को खा लेती थी और कहती थी कि इससे उनका सारा
डर खत्म हो जाता है। तो जब भी इनके साथ कुछ अजीब होना शुरू होगा, ये लोग इसी गोली को खा लेंगे, जिससे कि ये अपने डर पर काबू पा सकेंगे। खैर, लिली की क्लास में उन्हें वर्म्स के बारे में पढ़ाया जा रहा था कि एक पैरासाइट टाइप का वर्म होता है जो कि स्नेल्स की बॉडी पर कब्जा कर लेता है, जिससे उनकी आंखें बहुत लंबी हो जाती है, जो देख के मार्स को बहुत अजीब लग रहा था। इधर शार्लेट हैंक से मिलने वापस पुलिस स्टेशन आती है। वो हैंक की मदर का साइन किया हुआ लेटर भी अपने साथ लेकर आई थी ताकि पुलिस वाला इन्हें उससे मिलने दे। पुलिस वाला फिर भी उसे मना कर देता है, तो शार्लेट उसे धमकी देती है कि अब वो उन्हें हैंक से नहीं मिलने देगा तो वो सीधा जॉन एफ कैनेडी को कॉल करेंगी। अब दोस्तों, आपको मैं जे एफ कैनेडी के बारे में बता दूं कि उन्होंने ब्लैक लोगों के सिविल राइट्स के लिए उस समय बहुत कुछ किया था। पुलिस वाला ये बात सुनकर डर जाता है और शार्लेट को हैंक से मिलने की परमिशन दे देता है। शार्लेट हैंक से मिलने के बाद उससे कहती है कि वो उसे बेल दिलवा सकती है, पर उसे सच बताना होगा कि उस रात वो कहाँ पर था। जिस पर हैंक उसे बताता है कि उस रात वो एक औरत के साथ था, एक शादीशुदा औरत के साथ, और उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि वो एक व्हाइट औरत थी। अगर लोगों को ये बात पता चलेगी कि वो किसी गोरी लड़की के साथ अफेयर में है, तो उसे अभी के अभी किसी पेड़ से लटका के मार देंगे और उस औरत का हस्बैंड भी उसे नहीं छोड़ेगा। वहीं पर इधर जनरल शॉ को पता चलता है कि रोज ने उसे जो पवित्र जगह बताई थी वहाँ पर कुछ भी नहीं निकलता है। वो जानबूझकर इन्हें घुमा रही है। ईट का साइकिल भी अब जल्दी ही खत्म होने वाला था और वो वापस से जमीन के अंदर चला जाएगा। जनरल अब नेटिव अमेरिकन से ही पूछताछ करने को बोलता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि सीरीज में इन लोगों को इंडियन भी कहा गया है, क्योंकि कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की थी तो उसे लगा था कि ये ईस्ट इंडीज है और यहाँ के लोगों को वो इंडियन बुलाने लगे थे। तो आप लोग अगर सीरीज में इंडियन वर्ड सुनते हो तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये नेटिव अमेरिकन के लिए यूज किया गया है। वहीं पर इधर मार्च लिली के साथ लंच करने बैठ जाती है। मार्च लिली से बोलती है कि टीम नाम का एक लड़का उसे बहुत पसंद करता है और उसे टीम से जाकर बात करनी चाहिए। असल में मार्च झूठ बोल रही होती है और ये सारा प्लान पेटिकेक्स गर्ल्स का था। जैसे लिली टीम से बात करने जाएगी, वो पूरे स्कूल के सामने उसकी बेइज्जती कर देगा। लेकिन मार्च को ये सब करके अच्छा नहीं लग रहा था। वो लिली को सब कुछ सच बताने ही वाली होती है कि तभी उसकी आंखें किसी स्नेल की तरह बाहर निकल आती है। दोस्तों, वो भागते हुए लैब के अंदर जाती है और अपनी एक आंख फोड़ लेती है, जिसके बाद का सीन मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो बहुत ही ब्रूटल है। आखिर में लिली उसके पास जाती है और बाकी स्टूडेंट्स भी ये सोचने लगते हैं कि लिली ने जानबूझकर मार्च की एक आंख फोड़ दी। इधर हैनलन शार्लेट से पूछता है कि वो पुलिस स्टेशन क्या करने गई थी, उसने यहाँ भी समाज सेवा शुरू कर दी है क्या। वो नहीं चाहता कि शार्लेट की वजह से उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़े। रात को विल को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने टेलीस्कोप में झांकने लगता है, जिसमें उसे एक क्लाउड नजर आता है, जो देखकर वो डर जाता है। जिसके बाद वो अपने डैड को इस बारे में सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर हेलन हाथ में डंडा लेकर घर से बाहर निकलता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और ना ही कोई जोकर दिखाई देता है, लेकिन उसे पेड़ पर एक रेड बलून जरूर दिखाई देता है। अगले दिन वो जनरल शॉ के पास जाके सीधा उसे पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। शॉ उसे एक कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर उन्होंने टेनियल को पकड़ा हुआ था। टेनियल जानता है कि वो खुफिया चीज कहाँ पर दफन है, पर बता नहीं रहा होता है। तो डिक अब उसके दिमाग में झांक कर ये सब कुछ पता कर लेगा। डिक अब उसके दिमाग के अंदर घुस जाता है और एक मेमोरी के अंदर जाता है जब तानियल छोटा था और रोज ने उसे ईट के बारे में बताया था। लाखों साल पहले धरती पर एक एस्ट्रॉइड आकर गिरा था। वो गिरते ही टूट गया और उसके अंदर एक शैतानी मॉन्स्टर था जो कि आजाद हो गया। लाखों साल बाद नेटिव अमेरिकन ने इस क्रैश वाली जगह को ढूंढा। वो एस्ट्रॉइड उस मॉन्स्टर का असल में पिंजरा था और उसके स्टोन्स में अब भी उसे कैद करने की पावर थे, जिससे कि वो मॉन्स्टर बहुत डरता था। इनके पूर्वजों ने उस एस्ट्रॉइड से एक डैगर बनाया था मॉन्स्टर से अपने लोगों की रक्षा करने के लिए। उस मॉन्स्टर यानी कि ईट का नाम इन्होंने गालू रखा था। सदियां बीतती गई और ये आने वाली पीढ़ियों को इस मॉन्स्टर की कहानी सुनाते रहे। ये लोग जंगल की सीमा से बाहर रहते थे और कभी मॉन्स्टर के इलाके में नहीं जाते थे, लेकिन एक दिन यूरोपियंस यहाँ पर राज करने आ गए, ठीक उसी तरह जैसे मुगलों और ब्रिटिशों ने इंडिया को कॉलोनाइज करने की कोशिश की थी। इन लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी पर उन्होंने नहीं सुना और वो जंगल के अंदर शिकार करने जाने लगे, लेकिन शिकार करते करते वो खुद ही उस मॉन्स्टर के हाथों शिकार हो गए। इन्हें खाने से मॉन्स्टर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता गया, इतना कि वो जंगल के बाहर भी शिकार करने आने जाने लगा। तब सेस्की जो कि इनकी वॉर चीफ थी, उसने कहा कि मॉन्स्टर ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब सिर्फ एक डेगर ही उन सबकी रक्षा नहीं कर सकता, उन्हें ये जमीन छोड़कर चले जाना चाहिए। पर सेस्की की बेटी निकानी जाना नहीं चाहती थी। वो डेगर को लेकर वापस से उसी जंगल में गई और उस गुफा को ढूंढने लगी जहाँ पर एस्ट्रॉइड गिरा था, ताकि वहां से वो और भी ज्यादा डेगर्स जमा करके ला सके। उन्हें ढूंढते हुए सेस्की और बाकी लोग भी जंगल में जाते हैं, पर उनके पास तो डेगर नहीं था। मॉन्स्टर अब उनके सामने अलग अलग रूप लेकर आने लगा और उन चीजों के जिनसे सबसे ज्यादा ये लोग डरते थे उनके ही रूप लेकर वो आया था। ईड ने एक एक करके उन सभी को डरा डरा के मार दी। वो सेस्की को भी खाने ही वाला था, पर तभी वहां पर निकानी आ जाती है, जिसे देखकर मॉन्स्टर वहां से डर के भाग जाता है, लेकिन सेस्की उसके हाथों मारी गई थी। निकानी फिर से डेगर लेकर जंगल में
गई और उस गुफा को ढूंढ लेती है। उन्होंने एस्टेरॉइड से कई सारे स्टोन भी निकाल लिए। फिर उन्होंने ये स्टोन जंगल के चारों तरफ गाड़ दिए ताकि वो मॉन्स्टर कभी भी जंगल के बाहर ना जा सके। जिसके बाद इनके पूर्वजों ने कसम खाई थी कि वो इन स्टोन्स की हमेशा रक्षा करेंगे ताकि वो मॉन्स्टर कभी आजाद ना हो सके। खैर ये सारी कहानी अब डिक को भी पता चल गई थी, तो वो तानियाल से पूछता है कि बताओ वो स्टोन्स कहाँ पर रखे हैं या गड़े हैं। तानियाल उसे एक घर की तरफ इशारा करता है कि उस घर में एक कुआं है, उसकी टनल में जाओ और तुम्हें स्टोन्स मिल जाएंगे। दोस्तों ये वही घर है जिसे हमने 8 मूवीज में देखा है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।